कल हमने पढ़ा था सरल अस्थाई उत्तक के बारे में और आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मतलब जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में। आज की हमारी विषय वस्तु जटिल अस्थाई उत्तक के बारे में है ना। तो थोड़ा पढ़ लें इसके बारे में। कल हम लोग जिनके पढ़े थे कि सरल अस्थाई उत्तक के प्रकार के बारे में, उनकी यूज के बारे में हमने पढ़ा था कि सरल अस्थाई उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। मृदु उत्तक के बारे में पढ़ा था, स्थूलकोण उत्तक के बारे में पढ़ा था और हमने दृढ़ उत्तक के बारे में पढ़ा था। आज हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सरल अस्थाई क्या होते हैं, तो पहले थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में प्राप्त करें। ये उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं कि एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बंडल की तरह होते हैं और ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक सिंपल सिंगल यूनिट की तरह, एक इकाई की तरह वर्क करती है, एक ही फंक्शनल यूनिट की तरह वर्क करती है। मतलब ये अलग अलग कोशिकाएं हैं और ये कोशिकाएं जब मिलकर एक ही कार्य को संपादित करती हैं तो ऐसा लगता है एक ही कोशिका सारे कार्यों को कर रही है, एक ही तरह के कार्यों को संपादन करने का कार्य करती है। एक प्रकार की कोशिकाएं एक ही वर्क को परफॉर्म कर रही है, बस इतना सा कार्य करते हैं। ये 2 प्रकार के होंगे, एक का नाम है जाइलम और दूसरा का नाम है फ्लोएम। ठीक है ना। ये उत्तक जल, खनिज एवं तैयार भोजन का पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ये इसका काम हो गया किसका, सरल या कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो हो गए ये आपका जटिल अस्थाई उत्तक है। इनका काम हो जाता है कि ये जटिल खनिज एवं जो जल खनिज होते हैं, तैयार भोजन होते हैं, उनको विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। और यह बोले तो जाइलम और फ्लोएम का ये प्रमुख काम है। 2 प्रकार के होंगे, जाइलम और फ्लोएम। तो हम एक पहले जाइलम के बारे में पढ़ लें। ठीक है, पहले जाइलम के बारे में। ये मैंने डिजाइन बना हुआ है जाइलम का, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें इस तरह से, ये इस तरह से अरेंजमेंट होता है इसमें। ये देता है, ये हमने दिखाया थी एरो सिंबल ऊपर की ओर कि ये जल एवं खनिज लवणों को ऊपर की ओर संवहित कर रहे हैं, ऊपर की ओर ढोके लेके जा रहे हैं, है ना। जाइलम यह एक जल संवाहक उत्तक है जो मृदा से अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को मूल से पादप के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इसका एक प्रमुख कार्य क्या है कि ये जल को और भोज्य पदार्थों को उसकी जड़ों से या मृदा से अवशोषित करके वो कहाँ लेके जाएगा, पौधे के विभिन्न भागों तक लेके जाएगा। इसमें कुछ प्रमुख इसके बारे में जानकारी है कि जल एवं खनिज का संवहन करते हैं। पहला ये इसकी जानकारी है इसके बारे में। दूसरा मैंने लिखा हुआ है कि कोशिकाओं के मध्य अंतभित इंड वाल अनुपस्थित है। अब ये देखिए इनके बीच क्या है, कॉन्टैक्ट वाल नहीं है, जिसके कारण से ये कोशिकाएं यहाँ से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि सीधी एक तरह से खाली नली की जैसी संरचना है। एक तरफा संचालन मृत बाह्य कोशिका। एक तरफा संचालन क्या होता है कि इसमें नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। एरो सिंबल हम ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर नहीं जा रहा है। ऊपर से नीचे तक के पदार्थ, मतलब इसमें जो पत्तियों में निर्मित पदार्थ है वो नीचे की ओर नहीं आ रहे हैं। नीचे से जो पदार्थ बने हुए हैं, जल जड़ों में अवशोषित है, वो पदार्थ जो है इसके विभिन्न भागों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन विभिन्न भागों में जो पदार्थ है वो जड़ों तक इसके द्वारा नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। ये मृत होती हैं, इनकी कोशिकाएं क्या होती है, मृत बाह्य कोशिकाएं होती है। इनकी कोशिकाएं क्या बाहरी कोशिकाएं होती हैं, वो मृत होती हैं, मृत बाह्य कोशिकाओं से होता है इनका। ये दिखा, इनकी बाहरी कोशिकाएं मृत होती हैं। ये इनके बारे में जानकारी है, ये आपको जाना है। ये वाला हमको जो ये पार्ट है, ये हमको अंतर करने में भी सुविधा देगा। जब हम जाइलम और फ्लोएम के बीच में अंतर करने के लिए कहा जाएगा तब हम ये जो गुण इसके बारे में दिए गए हैं, इन गुणों की चर्चा हम उसमें भी कर सकते हैं कि जाइलम में ये गुण होते हैं, फ्लोएम में ये गुण होते हैं। जब हम फ्लोएम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये देखेंगे। ठीक है। अब कुछ विशेषताएं हैं इसकी, तो उन पर भी गौर कर लें। ये विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि ये पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं, है ना, मैकेनिकल को सपोर्ट प्रदान करते हैं। ये पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं तथा खनिजों
को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। दूसरा वर्ग ये हो गया इसकी विशेषताएं। तीसरा, इन्हें जल संवाहक ऊतक भी कहते हैं। समझे, ये वाटर जो को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करता है, लेके जाता है, ढोता है, तो जल संवाहक ऊतक भी कहा जाता है। ये भूमि का जल प्रासरण दाब द्वारा मूल रोमों तक पहुंचे। ये भूमि का जल प्रासरण दाब द्वारा, ये भूमि का जल क्या करते हैं, प्रासरण दाब द्वारा, ये भूमि का जल प्रासरण दाब द्वारा मूल रोमों तक पहुंचाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर द्वारा क्या करते हैं कि एक ऑस्मोटिक प्रेशर, ये विलियन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करते हैं, ये प्रेशराइज करके जो है क्या करते हैं, भूमि का जल को उठाते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, विभिन्न भागों तक पहुंचा देते हैं, है ना। एक वर्क चलता है, इसमें क्या होता है कि ये भूमि से जल उठाते हैं और इसे विभिन्न भागों तक पंप करके, जिस तरह होता है पंपिंग के द्वारा, धीरे धीरे ये एक दूसरे के द्वारा ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। अब क्या है कि ये 4 प्रकार के कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है ना। 4 प्रकार की कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है। पहला है वाहिकाएं, वाहिनिकाएं, है ना। लंबी निर्जीव नलिकाएं कोशिकाएं होती हैं। पहला ये वाहिका है, इसको ट्रैकियार्ड्स पर कहा जाता है। तो लंबी निर्जीव नलिकाएं कोशिकाएं होती हैं, ये जल संवहन करती हैं। इनका काम क्या है, ट्रैकियार्ड वाहिनिकाएं का क्या है, इनके द्वारा इनका मेन काम क्या है, ये जल संवहन करती हैं। करने के साथ साथ पादपों को दृढ़ता प्रदान करती है। ये इसका वर्क हुआ वाहिनिकाएं का। दूसरा, इसी में ये क्या है, ये इसके पार्ट हैं, किसके, जाइलम के पार्ट हैं। जाइलम के निर्माण में 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, उनमें से ये पहला पार्ट है। 4 प्रकार की कोशिकाएं जिनके द्वारा जाइलम का निर्माण होता है, अवयव हैं जिनके द्वारा जाइलम का निर्माण होता है। तो दूसरा है वाहिकाएं, पहला था वाहिनिकाएं और दूसरा है वाहिकाएं। इसको वेसल्स बोलेंगे। पतली बेलनाकार नली नुमा संरचना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन। इनका मेन काम है जल एवं खनिज लवणों का संवहन। इससे पहले वालों का क्या था, जल संवहन के साथ साथ ये पादपों को दृढ़ता भी प्रदान करती थी, और ये क्या कर रही हैं, जल एवं खनिज लवणों का संवहन कर रही हैं। तीसरा है जाइलम मृदु ऊतक। ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं, है ना, शर्करा, तेल आदि पदार्थों का संचित करती हैं। तीसरा नंबर पर जो है ये क्या करती हैं, शर्करा, शुगर, तेल आदि पदार्थों को संचित करती हैं। चौथा जाइलम तंतु, इसको जाइलम फाइबर्स भी कहते हैं। ये पादपों, निर्जीव, लंबी, पतली और सिरों को सहारा एवं ये पादपों निर्जीव, ये पादपों यहाँ से पहले देता है कि इसकी विशेषता क्या है, निर्जीव होती हैं, लंबी होती है, पतली और सिरों पर नुकीली होती संरचना वाली होती है। ठीक है, इनका कार्य क्या है, तो कार्य हमने यहाँ तक लिखा हुआ। ये पादपों को सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करती हैं। ये पादपों को क्या करती है, सहारा एवं दृढ़ता प्रदान करती है। ये इसके चारों पार्ट हो गए जाइलम के। ठीक है ना। अब फ्लोएम के बारे में देखें। देखें, फ्लोएम भोजन संवाहक ऊतक है जो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादपों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। ये क्या है, भोजन संवाहक ऊतक है तो पत्तियों में निर्मित। पहले तो हमने कहा तो वो मृदा, पहले जाइलम के बारे में पढ़ा तो जाइलम क्या कर रहा था, जाइलम क्या करता है, जमीन से जो खनिज लवण अवशोषित करके वो पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा था। और ये क्या कर रहा है, फ्लोएम भोजन संवाहक ऊतक है जो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के अन्य भागों तक पहुंचा रहा है, भोजन का संवहन करता है। इसकी विशेषता है। दूसरा है अंतर्भित्ति चालनी नलिकाएं उपस्थित होती है। ये देखिए डिजाइन, इसमें इन दोनों का कॉन्टैक्ट एक दूसरे से हो रहा है, ये चांदनी नलिकाएं इसमें उपस्थित हैं। और इसमें देखिए प्रवाह द्विदिशीय है, ये ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी एरो मैंने बना हुआ है। इससे पता चलता है कुछ पदार्थ ऊपर भी जा रहे हैं, कुछ पदार्थ ऊपर से नीचे भी आ रहे हैं, या अन्य पदार्थों के अन्य जगहों पर जा रहे हैं। ठीक है, दो तरफा संचलन, ये भी इसकी विशेषता है। जीवित कोशिकाएं, परंतु सहारे की आवश्यकता होती है, उसमें निर्जीव कोशिकाएं थी,
है कि नहीं। इसमें जीवित कोशिकाएं, इनको सहारे की आवश्यकता पड़ जाती है। फिर भी इस विशेषताएं का, इसमें भोजन का द्विदिशीय परिवहन होता है। पहला विशेषता, ये जीवित उत्तक होते हैं जो भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। यह वृक्ष की छाल की आंतरिक परत है ना। यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष धीरे धीरे सूख जाता है। यदि किसी भी आप वृक्ष का ये क्षतिग्रस्त हो जाए, मान लीजिए कहीं कभी आंधी आई या फिर कभी आपने छोटा सा एक कोमल पौधा लगाया हुआ है और किसी तरह उसको, उस पे कोई भारी चीज गिर गया या आपके पैरों तले आ गया या आपने कभी जो है किसी कारण से कोई नुकीली चीज उसमें चुभा दी, जिसके कारण हो सकता है उसके जो है फ्लोएम डैमेज हो जाए। फ्लोएम यदि डैमेज हो गया तो क्या होगा कि पोषक तत्व जो उसको जमीन से मिलने चाहिए, जल, खनिज, लवण, वो नहीं बन रहा है। दूसरी बात, पत्ता वो ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है और ऊपर तक अगर पहुंच भी पा रहा है तो पत्तियों में जो निर्मित पोषक पदार्थ हैं वो अन्य भागों तक नहीं पहुंच पाता, जड़ तक नहीं पहुंच पाएगा। नतीजा होगा धीरे धीरे जड़ से जो है कमजोर होता चला जाएगा और एक लास्ट पत्तियां सूख जाएंगी, फिर धीरे धीरे उसमें वृद्धि रुक जाएगी और वो मर जाएगा। तो यही मैंने बताया कि यदि किसी वृक्ष का फ्लोएम क्षतिग्रस्त हो जाए तो पत्तियों द्वारा निर्मित पोषक जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और वृक्ष के धीरे धीरे सूख जाता है। इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं। पहला है फ्लोएम के निर्माण से करने वाले अवयव। पहले चालनी नलिकाएं, पहले है चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स, ये चालनी नलिकाएं हैं। दूसरा है सह कोशिकाएं, जिसको जो है कैंपेनियन सेल्स कहा जाता है। फ्लोएम मृदु ऊतक इसमें भी होगा, फ्लोएम तंतु भी, फ्लोएम फाइबर्स भी इसमें होगा। एक नोट करने वाली बात यह है कि जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल बनाती है। ये संवहन बंडल जो आपको दिखाई देता है ये वृक्षों का जो है, जो छाल वाले वृक्ष होता है उसके प्रमुख गुण है, क्योंकि यही जो है उनको वातावरण के अनुकूल होने में सहायता प्रदान करती है, संवहन बंडल। ठीक है, तो ये था आपका जो है पादप कोशिकाओं के बारे में, यहां तक हम लोग पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ेंगे उसमें जंतु कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार तो रिवीजन कर लीजिएगा, जाइलम फ्लोएम में डिफरेंस याद कर लीजिएगा।